नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। तो कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियां एचटेट की? आई होप सब अपनी तैयारियों में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके की ये हमारी थर्ड वीडियो है, ठीक है। जिसने दो पहले नहीं देखी हैं वो भी प्रीवियस एग्जाम्स से ही रिलेटेड बनाई गई हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है, या कहिए कि अध्यक्ष कौन है। चार ऑप्शंस हैं, विकास गुप्ता, राजेश खुल्लर, पी राघवेंद्र राव, TVSN प्रसाद। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है पी राघवेंद्र राव, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्या लिखेंगे? हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव है। एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपसे पूछा जाए कि सदस्य सचिव कौन है, तो सदस्य सचिव हमारे हो जाएंगे विकास गुप्ता, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग का गठन कितने साल के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे आंसर लिखेंगे 5 साल के लिए, कि इसका गठन जो होता है वो 5 साल के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन हैं। चार ऑप्शंस हैं, गोपीचंद नारंग, कुमुद बंसल, चंद्र त्रिखा एंड सूरज मान। तो इसमें सी ऑप्शन जो है चंद्र त्रिखा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहूँगी। दो तरह की अकादमियाँ हम डिस्कस करते हैं, एक है हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है। एक करेंगे हम ये हरियाणा उर्दू अकादमी। ओके, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। इसकी स्थापना जो है वो 1971 में की गई थी, और उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 1985 में की गई थी। पूरे 15 साल के बाद आप इसको समझ सकते हो, 71 और 85 के लिए, ठीक है। दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। ये दोनों का कॉमन हो जाएगा, ठीक है। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। अब जो इनका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि इनकी पत्रिका का नाम हमें बताना पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है HSSC के भी प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका की बात की जाए तो वो हरिगंधा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आपसे पूछा जाए कि हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका कौन सी है, तो इसके लिए जाएगा जमुना तट। आप इनके नोट्स बना लीजिए, जो भी जहाँ पर भी आप लिखते हैं इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है हरिगंधा, और हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका है जमुना तट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है, बेगम समरू का महल बताना है। फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, रोहतक हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो गुरुग्राम हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। हरियाणा में बेगम समरू का महल गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है, यानी कि जो स्वर्ण पदक जीतकर आता है उसको कितनी राशि दी जाती है। तीन ऑप्शंस हैं, 3 करोड़, 2 करोड़, 75 लाख, 1.5 करोड़। तो इसमें 1.5 करोड़ इसका करेक्ट आंसर है। जो गोल्ड मेडल लिस्ट होते हैं उनको तो 1.5 करोड़ दिया जाता है, जो सिल्वर मेडलिस्ट होते हैं उनको 1 करोड़ दिया जाता है, और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं कांस्य पदक वाले उनको 75 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उनको हम राष्ट्रीय मंडल खेल के नाम से भी जानते हैं। अगर पेपर में आपके राष्ट्रीय मंडल खेल करके आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, वही कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाने जाते हैं। के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, थॉमस सिम्पटन, W. ईडन, एडम लोच और हडसन। तो इसमें एडम लोच हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश था एडम लोच। नेक्स्ट देखिए, शूद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है, यानी कि घग्गर की सहायक नदी इनमें से बताना है। चौतांग, साहिबी, दोहन और इंदौरी। तो इसके लिए चौतांग आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। चौतांग नदी जो है घग्गर की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। टिक्कर झील के बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रोहतक, पंचकुला, करनाल और कैथल। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन, पंचकुला।
पंचकुला में टिक्कर झील है हमारी। अब बाकी के जो हैं उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंट झील के बारे में बात कर लेते हैं। अगर रोहतक की बात की जाए तो तिलियार झील जो है वो रोहतक में पाई जाती है, ठीक है। करनाल की बात की जाए तो कर्ण झील हमारी करनाल में मिलेगी। और थर्ड हमारे पास है कैथल, तो कैथल के लिए बिंदकयार झील है। कौन सी झील है? बिंदकयार झील कैथल में मिलती है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील, तो वो हमारी दमदमा झील है। कौन सी है? दमदमा झील। और ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है। और इसको मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे 4 ऑप्शंस देके तो उसमें दमदमा लिख देंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीठे पानी की झील कहाँ मिलती है, तो आप उसमें गुरुग्राम को टिक कर देना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई है, डैश मतलब सभा है, तो 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं, तो हमें बतानी है वो कौन से नंबर की सभा है। तो हम इसमें करेंगे 14वीं, ठीक है। जो हरियाणा विधानसभा 2019 के चुनावों के बाद बनी है वो कौन सी है? 14वीं विधानसभा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देती हूँ। लास्ट वीडियो में भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो हरियाणा विधानसभा होती है उसमें 90 सीटें होती हैं टोटल। कितनी सीटें होती हैं? 90 सीटें होती हैं, जिसमें से 17 सीटें जो होती हैं आरक्षित होती हैं, ठीक है। कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 17 सीटें जो होती हैं आरक्षित होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष की, कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसमें हमारे पास रहेगा ज्ञानचंद गुप्ता, ठीक है। ये रहेंगे हमारे अध्यक्ष किसके? हरियाणा विधानसभा के। आपसे पूछा जाए कि उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हमारे पास हो जाएंगे रणबीर गंगवा, ठीक है। रणबीर गंगवा ये हमारे भाजपा के नेता हैं, ठीक है। और इसे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय तो ये हमारे पास हो जाएगा चंडीगढ़ में, ठीक है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और ये जो हरियाणा की विधानसभा है ये किसने जो है डिज़ाइन की है, तो वो कह देते हैं कि ली कार्बूजिए ने किया है, ली कार्बूजिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा विधानसभा का कॉम्प्लेक्स किसने बनाया है, तो भी हम लिखेंगे ली कार्बूजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है विनेश फोगाट को। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदल दिया गया है, और वो नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका रख दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा भाई, ठीक है, कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बना दिया गया है, ओके। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि अभी तक कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो इसमें हम लिख देंगे कि 43 हमारे ऐसे धुरंधर बन चुके हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। थोड़ा सा और इसको इलाबोरेट करें तो क्या बनता है, थोड़ा ध्यानचंद पर फोकस करें तो ध्यानचंद का जन्म जो है वो 29 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त को। इसी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को बनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है? तो हम लिख देंगे ध्यानचंद के जन्मदिन पर बनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, सोनीपत ऑप्शंस हैं, तो महेंद्रगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा कि महेंद्रगढ़ शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था। नेक्स्ट देखिए, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? ठीक है, नहीं बहती है। तो इसमें हमारे पास कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, अंबाला 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो इसमें आप बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा कि 11th का कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, अंबाला हमारे पास क्वेश्चन है, तो सोनीपत इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसमें हम ये कहेंगे कि इस जिले से, सोनीपत जिले से मार्कंडा नदी नहीं बहती है। जिला जो मुख्यतः जूही नगर द्वारा सिंचित है। देखो अब ये 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आए हैं जिनका टू द पॉइंट आंसर होगा, जिसमें ऑप्शंस को हम इलेबोरेट ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, अभी मैं यही सोच रही थी कि लास्ट क्वेश्चन में मैं क्या इलेबोरेट कर सकती हूँ, तो कोई इतना बन नहीं रहा था, तो इसलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित है। 4 ऑप्शन, जिला झज्जर, हिसार, झज्जर, भिवानी, रोहतक। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा भिवानी। भिवानी जिला जो है मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? अब देखो ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस पेपर्स में पहले भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कहने का तरीका बदल गया था। लेकिन आया किससे है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले से आया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसकी डिटेल स्टडी कर लेंगे। वहाँ पर भी थोड़ा इलेबोरेट मैंने किया है सेकंड वीडियो में, यहाँ पर भी थोड़ा कर देती हूँ कि 2018 की अगर बात करें तो किर्गिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किर्गिस्तान। लेकिन हमें तो इसका करंट जानना ज़रूरी है ना, कि या तो हम 2018 से 19 की बात करें या 2020 की बात करें। ठीक है, जब 2019 की बात करते हैं तो सहभागी राष्ट्र इसका थाईलैंड था। कौन सा था? थाईलैंड था। ठीक है, और 2020 की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान था। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका सहभागी राष्ट्र था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये अपने आप में। अगर थीम राज्य की बात की जाती है कि कौन से राज्य की थीम को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था, अगर 2019 की बात करें तो महाराष्ट्र की थीम ली गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र। और अगर 2020 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की थीम वहाँ पर रिप्रेजेंट की गई थी। ठीक है, अब ये होता है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद के सूरजकुंड में। नेक्स्ट देखिए, जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हांसी, हिसार, पंचकुला, अंबाला। तो इसमें हिसार हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में अवधि के आधार पर हिसार हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो किसने सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है वो, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम हमें बताने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दिए हुए हैं भजनलाल, बंसीलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और देवीलाल। तो बंसीलाल जो थे वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके गए हैं मुख्यमंत्री पद पर, 12.5 साल लगभग। मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा, तो उसमें मंथ और डेज जो हैं वो भी काउंट हो जाते हैं। लगभग की बात करें तो 12.5 साल जो है बंसीलाल जी ने हमारे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। भजनलाल की बात की जाए तो 12 साल उसमें आ जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाती है तो 9 साल के लिए, और देवीलाल की बात की जाए तो वो 4.5 साल लगभग जो हैं सारे स्पेंड कर पाए थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो की बन सकती है वो क्या? बंसीलाल पहले नंबर पे आएंगे, देन भजनलाल आएंगे, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, और फिर हमारे पास देवीलाल जी आएंगे। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, ये करेक्ट है। जब हरियाणा का गठन हुआ उन्हें हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ये भी करेक्ट है। तो इसलिए हमारे पास दोनों जो डी ऑप्शन है, दोनों ए और बी सही हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। एक और बात जो है शन्नो देवी जी के लिए बहुत फेमस है कि किसी भी राज्य के विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहली महिला स्पीकर किसी भी राज्य की, तो हरियाणा राज्य की बनी है वो। एक तो ये हमसे पूछा जा सकता है किस राज्य की बनी थी, तो हरियाणा की थी। और जो है कौन बनी थी, तो वो हो जाएगा शन्नो देवी। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, शन्नो देवी। नेक्स्ट देखिए, खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन है? अब खैर अंदेश के लिए 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एक, जैसे पहले तो इसका ही पूछ लेते हैं कि संपादक कौन है, तो संपादक तो इसके आ जाएंगे मुरलीधर। ठीक है, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, चंदूलाल को टिक कराते हैं वहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि खैर अंदेश
के को प्रकाशित किसने किया था, चालू किसने किया था, प्रकाशित कहिए या चालू कहिए। तो प्रकाशित और चालू किया था चंदूलाल ने, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए संपादक कौन था, तो संपादक में आपको मुरलीधर को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो मैं आपको एक यहाँ पे चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये दो हमारे पास एक्सप्रेसवे है। एक तो जैसे इसने लिखा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, एक हमारे पास होता है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हो गई थी, तो आप उसको मिस्टेक को करेक्ट कर लेंगे प्लीज़। उसमें हमने क्या किया था कि वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो था उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो है जगह आती है, तो वो KMP मैंने आपको बताया था। तो KMP में मैंने P को पानीपत बता दिया था, लेकिन P को पलवल वहाँ पे कर लेना, ठीक है। K से कुंडली हमारा बनेगा, K से कुंडली, और M से मानेसर, ठीक है। ये तो करेक्ट थे, लेकिन P से पानीपत मैंने गलती से बोल दिया, उसमें क्या रहेगा आपका पलवल रहेगा। तो कुंडली मानेसर पलवल बात आती है तो वो वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होता है, लेकिन कुंडली गाजियाबाद पलवल आता है तो वो हमारे पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होता है, ठीक है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो जाता है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन तो ठीक हो गया कि यह कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे भी कहलाता है, ओके। देन सेकंड क्या है, इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर हम ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये 135 किलोमीटर का है, और अगर आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये 135.6 किलोमीटर का है। तो हमारा सिर्फ ए ऑप्शन जो होगा इसके अंदर करेक्ट होगा, केवल ए सत्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व हमें बताना है, तो करनाल, सिरसा, झज्जर और मेवात हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा सिरसा, जहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अब से अगर अपोजिट पूछ लिया जाए तो फरीदाबाद हमारे पास, जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहता है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, खेजड़ी, बरगद और नीम। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जाएगा पीपल। पीपल हमारा राजकीय वृक्ष है। थोड़ा सा और चीज़ों को मैं यहाँ पे बता देती हूँ, प्रीवियस वीडियोस में भी आपका है, आप चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो पक्षी, पशु, और हम बात करते हैं यहाँ नृत्य की, और कर लेते हैं फूल की, फूल लिखा आ जाए या पुष्प लिखा हुआ आ जाए वो एक ही बात है, ठीक है। या आपसे पूछ लिया जाए मिठाई, तो इनके लिए मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। पक्षी की बात की जाती है तो काला तीतर हमारा राजकीय पक्षी है, ठीक है। पशु की बात की जाए तो काला हिरण, कृष्ण मृग जो है वो क्या होगा, राजकीय पशु होगा। नृत्य की बात की जाए तो स्वांग, ठीक है, स्वांग हमारा राजकीय नृत्य है। और फूल और पुष्प की बात की जाती है तो कमल हमारा राजकीय फूल है। मिठाई की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जलेबी और घेवर है। तो आ गया ना, देखिए मुंह में पानी। जलेबी और घेवर दोनों ही हमारे राजकीय मिठाई हैं। अगर आपको ऑप्शन में जलेबी मिल जाए तो आप जलेबी को टिक कराइएगा, अगर आपको घेवर मिलता है तो घेवर को कर दो, नहीं तो आपको ए और बी दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे कि ए और बी दोनों में बताना है, तो आप इनको ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे आज कुछ क्वेश्चंस हरियाणा जीके के जो एचटेट के प्रीवियस एग्जाम्स में आपके पास आए हुए हैं। आई होप कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।